it out. It is absolutely fantastic. And I think Ajit Dada Pawar is doing something similar over here in Maharashtra. Yes. If you look at it, बिल्कुल अजीत दादा पवार का जो गुट है, जिस प्रकार उन्होंने अभी तक काम किया है, I am telling you, come the elections, there's going to be a big surprise where Ajit Dada Pawar is concerned. At the moment, from the Ajit Dada Pawar group, we have our old friend, Mr. Mukesh Gandhi. Mr. Gandhi, very good evening, sir. Good evening. Good evening. Namaskar, sir. Namaskar. 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 Welcome to Nation Now. Ajit Dada Pawar Yeah. साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब, छगन भुजबल साहब, सुनील तटकरे साहब, आखिर में सब लोगों को मजबूर कर दिया शरद पवार साहब ने सच बोलने पर। अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई आपकी एनसीपी की, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे मतलब मुझे फिर बाद में मालूम पड़ा, एक दो लोगों से बात हुई वहाँ पे, उनका कि यार क्या है कि मजबूरी थी हमारी, क्या करें हम लोग, मतलब अगर सामने से इतना ज़्यादा झूठ बोला जा रहा है तो हम लोग क्या करें। मुकेश गांधी साहब आप बताएं। प्रफुल्ल पटेल साहब और अजीत दादा पवार वैसे ऐसी शब्दावली का प्रयोग करते नहीं हैं, पहली बार मैंने देखा है ऐसा करते हुए। सर बताएं। देखो ऐसा है कि कितने सालों से पहली बार तो प्रफुल्ल पटेल जी ने भी खुद ने भी कहा था उस मीटिंग के अंदर कि पहले भी एक बार उनको पीएम बनाने के लिए देवगौड़ा जी ने परमिशन दी, पीएम बनाने के लिए उनकी बात शुरू हुई, फिर भी शरद पवार साहब उस टाइम में अपने निर्णय से मुकर्रर हो गए, पीछे चले गए। तो इसके कारण क्या हुआ कि उस टाइम से ही शरद पवार साहब का जो मूड था, उनकी जो लाइकिंग थी वो बीजेपी के साथ जाने की थी तब से, पर कई कारण सर एंड में फिर बाद में उनको कांग्रेस पुरानी याद आ जाती है और पवार साहब वहां चले जाते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ देते हैं। तो ये सब बातें जो आगे पीछे के जितने भी रेफरेंसेस थे वो अजीत दादा ने और प्रफुल्ल भाई ने बहुत अच्छी तरह से कार्यकर्ताओं को बताया कि किस कारण हमको बीजेपी का साथ लेना पड़ा, और बीजेपी का साथ माने देश का साथ है, विकास का साथ है। और अभी जो महाराष्ट्र को समृद्ध प्रगतिशील बनाना है, नए उद्योग लाना है, लोगों के अंदर समृद्धि लानी है, तो उनके लिए डबल इंजन की सरकार के रूप में हमको बीजेपी में जुड़ना चाहिए, यह विश्वास कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिलाया। ना आपको नहीं लगता कि आज अजित पवार साहब का कहना है कि लुक, द डिसीजन टू गो विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, द डिसीजन टू ग्रो विद प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज अ राइट डिसीजन, दैट इज व्हाट अजित पवार साहब सेड। अजित पवार जी आगे जाके ये कहता है कि पूरे 3 स्टेट के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि पीपल लव नरेंद्र मोदी एंड द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ दिस कंट्री, द पीपल बिलीव इन नरेंद्र मोदी जी, दैट इज व्हाट अजित पवार साहब सेड। और शरद पवार साहब ने भी एक्चुअली इसको इंडोर्स किया, बोले कि ये 5 स्टेट में जो होने वाला था हमको मालूम था, ये हमको मालूम था कि रिजल्ट क्या है। तो आपको लग रहा है कि दोनों चीज में शरद पवार साहब अजित पवार साहब सेम प्लैंक में है कि नरेंद्र मोदी जी इज द राइट लीडरशिप एंड द पीपल हैव टोटली ओवरवेलमिंगली वोटेड फॉर नरेंद्र मोदी जी। हाउ डू यू सी इट सर? अजीत पवार जी ने जिस तरह से ये तीनों स्टेट में जब बीजेपी जीत के आई तो उसका प्रेडिक्शन उन्होंने सभा में भी किया था कि कल जो इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होंगे उसमें बीजेपी आगे जाएगी, और हमें गौरव है कि हम लोग बीजेपी के साथ राइट टाइम में भी आखिर जुड़ गए हैं। पवार साहब को लाइकिंग हो या ना हो वो बात अलग है, पर पार्टी के हित में, लोगों के हित में हमें जुड़ना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो लगता है कि अजीत पवार, अजीत दादा का चेहरा भी पहले से ज्यादा खिला हुआ लगता है अभी। प्रफुल्ल भाई का चेहरा भी ज्यादा खिला हुआ लगता है, क्योंकि उनके मन की जो भावना थी, इच्छाएं थी, वो अब पूरी हो गई कि उनको एक सबल नेतृत्व मोदी जी का साथ मिल गया और काम करने का अवसर मिल गया और प्रगति का आनंद मिल गया। और कहने का मतलब ये हुआ मुकेश गांधी साहब कि अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, सही बात कही आपने। अभी जो है झूठ का नकाब उतर गया, सच की सच्चाई दिखाई दे गई और नए जमाने की तारीख जो थी वो अभी लिखी गई है जी।
क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि भाई इधर जाएं उधर जाएं, कहाँ जाएं, हाँ शरद पवार साहब का मूड क्या है, आज सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, दोपहर को क्या बोलेंगे, कुछ मालूम नहीं है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अभी अजीत दादा गुट के साथ हैं, उनको क्लैरिटी हो गई कि भाई इस डायरेक्शन में चलना है, सीधी बात है। हाँ। ये मार्ग है और इसके ऊपर चलना है। आई थिंक दैट वुड हैव कम एज अ बिग रिलीफ, बहुत बड़ा रिलीफ होगा बहुत लोगों के लिए। मुकेश गांधी साहब, आपको क्या लगता है इसके? नहीं, बहुत बड़ा रिलीफ हो गया। मैं आपको एक रमूज में एक प्रसंग बोलता हूँ। जी, बताइए मैं ना जब सर। छोटा था ना, तो हम एक सर्कस में जाते थे, तो उसमें शीशे का एक महल रहता था। वो शीशे के महल में सामने जाते थे तो देखते थे कि लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में देखते थे तो बोलते थे राइट में देखो, राइट में देखा है तो लिखता है कि नीचे देखो, और नीचे लिखा है कि इधर उधर क्या देखते हो, बाहर चले जाओ। पवार साहब के साथ यही होता था, इधर जाओ उधर जाओ वहां जाओ यहां जाओ, और कहां जाओ तो बाहर जाओ। इससे ज्यादा इन्होंने एक डिसीजन जो ले लिया, पवार साहब को छोड़ना उनके लिए एक जरूरत हो गई, और सच्चाई की राह पे, मोदी जी की राह पे ये दोनों चल पड़े हैं। वो बहुत बड़ा काम हुआ है। और मैं इसके लिए एक ही बात कहूं कि कर्मवीर के आगे पथ का हर पत्थर साधक बन जाता है, और दीवारें भी दिशा बताती जब मानव आगे बढ़ता है। क्या बात है सर, You know, क्या बात है। Gandhi साहब, Sharad Pawar साहब told everybody that result was conclusion, foregone conclusion. बोले ये वेव भी है, ये वेव है, और कांग्रेस इसको प्लान नहीं किए, एंड कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किए। संजय राउत भी वही बोले। बट शरद पवार साहब का कहना है कि महाराष्ट्र में ये लहर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। बोले महाराष्ट्र में एमवीए का लहर है, शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी एंड कांग्रेस, बोले महाराष्ट्र में ये लहर है और एमवीए का लहर ही जीत पाएगा ना। हाउ कैन दैट बी? पूरे अगर देश में एक लहर है, महाराष्ट्र एक बाउंड्री बना के आइलैंड है, हाउ डू यू सी दैट? शरद पवार साहब का वो स्टेटमेंट आप कैसे देखते हो? नहीं, पवार साहब तो क्या है कि अपने साथ अभी जो बचे कुचे जो लोग रहे हैं, कार्यकर्ता एमएलए जो भी रहे, उनको जोड़ने के लिए ये सब स्टेटमेंट करते हैं। एक जमाने में पवार साहब इसी तरह कार्यकर्ता से बुलवाते थे कि पवार साहब पीएम बनेंगे, पवार साहब पीएम बनेंगे, और उनके होर्डिंग लगते थे और कार्यकर्ता जुड़े रहते थे। अभी वो जमाना चला गया है। अभी मोदी जी का जो प्रोग्रेसिव प्लानिंग परफेक्ट कार्य जो चल रहा है ना, तो महाराष्ट्र में उसमें अलग नहीं रह सकता। महाराष्ट्र में भी यही वेव है, और अजीत दादा और प्रफुल्ल पटेल को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जो भी लोकसभा की सीटें आएगी ना, उसमें वापिस एनसीपी का पहले जो 4-5 सीट में घड़ी अटक जाती थी, वो घड़ी अभी चलने लगेगी। और मुझे लगता है कि आने वाली कल में हमारे एनसीपी के अजीत दादा ग्रुप के प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में 8 से 10 एमपी आएंगे। आप देखते रहिए। जबरदस्त। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि फाइनली जो आप बोल रहे हैं ना कि अजीत दादा पवार का चेहरा जो बड़ा खिला हुआ है, सिर्फ अजीत दादा पवार का ही नहीं है, छगन भुजबल साहब, सुनील तटकरे साहब, और तो और छोड़िए, मैं तो बड़ा सरप्राइज हो गया, दिलीप वलसे पाटिल साहब, जिनके चेहरे पे आज तक कुछ दिखता ही नहीं था, वो भी आजकल मुस्कुरा रहे हैं। और तो और छोड़िए, अरे सबकी मायूसी चली गई और जवानी वापस आ गई है। लग रहा वेरी फ्रैंकली। सो दे मस्ट हैव बीन ऑल वर्किंग अंडर प्रेशर, ऑल ऑफ यू। मुकेश गांधी साहब, यू आर आल्सो वेरी क्लोज टू शरद पवार। मेरा ये कहना है कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव बीन वर्किंग अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर कि यार ये क्या हो रहा है। क्योंकि आपके अगर साहब देखिए, जो लीडर है, आपको ये मालूम नहीं है कि लीडर क्या करने वाला है, और अगर लीडर जो है, जो नेता हैं, वही आपके साथ खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो फिर तो पार्टी में जो वो हुआ है वो हुआ ही है, वो सबके सामने है। लेकिन इसमें पवार साहब की क्या मंशा हो सकती है? मुकेश गांधी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, उनकी क्या मंशा हो सकती है? सुबह कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, अगले दिन फिर कुछ और, ये क्या है? देखिए, मुझे तो उसमें, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, पर मुझे मेरी जो एनालिसिस में ऐसा लगता है कि मैं पवार साहब के साथ बहुत साल रहा हूं। पवार साहब का क्या है कि उनकी एनालिसिस करने के बाद में, उनके वर्किंग प्रोग्राम बनाने के बाद में, उनको 2-3 बार सत्ता मिल गई, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है एनसीपी का, वो चलता रहेगा और बीजेपी को हम रास्ता दिखा के आगे बढ़ते जाएंगे।
10 साल कांग्रेस के साथ सरकार में रहे, बाद में सरकार नहीं मिली, ऑपोजिशन में जाना था, तो उद्धव ठाकरे को साथ में लेकर के उन्होंने अपनी अलग युति बनाई और सत्ता में वापस आए। तो हर टाइम, हर वक्त आप किसी से वादा करो, वो वादा हमेशा सच्चा ही रहता है ऐसा नहीं है, आप एक न एक दिन एक्सपोज हो भी जाते हो। और इसी तरह से पवार साहब की जो दोगली नीति है वो नीति एक्सपोज हो गई। इसके कारण ही अजीत दादा को ये ग्रुप में से अलग होना पड़ा है। गांधी साहब, पवार साहब, शरद पवार साहब बोले कि प्रफुल्ल पटेल जी को किताब का इंतजार कर रहा हूं, जो किताब प्रफुल्ल पटेल जी लिखने वाले उस किताब का इंतजार कर रहा हूं, और प्रफुल्ल पटेल जी को यह भी बताना पड़ेगा लोगों को कि ईडी ने उनके दिल्ली वाले जो फ्लैट्स है उसको अटैच, प्रॉपर्टी को अटैच किस प्रकार से किया या करने वाले थे, बोले लोगों को जानकारी देना चाहिए। प्रफुल्ल पटेल जी जब बोले कि गिफ्ट क्या, बोले मुझे कुछ भी गिफ्ट में नहीं मिला है, प्रफुल्ल पटेल जी ने बोले आपने कोई मुझ पर फेवर नहीं किया है, आपने कोई मुझे गिफ्ट नहीं दिया, फेवर नहीं दिया, मैंने आई वर्क फॉर इट। प्रफुल्ल पटेल जी ने जवाब दिया आई वर्क फॉर इट एंड आई क्वालिफाइड टू गेट व्हाटएवर आई वांटेड, चाहे वो मंत्री पद हो, सेंटर में हो, जिस प्रकार से पोजीशनिंग था, बोले आई वर्कड फॉर इट, नथिंग वाज अ फेवर, नथिंग वाज अ गिफ्ट। नाउ हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ शरद पवार साहब? प्रफुल्ल पटेल जी बहुत पुराने एली थे, दोस्त थे पवार साहब के। गांधी साहब, पवार साहब की और प्रफुल्ल भाई पटेल की ऐसी थी कि एक सिक्के की दो बाजू जैसे दोनों थे साथ में। प्रफुल्ल भाई पटेल के ऊपर मैंने एक उड़ान करके इंग्लिश में एक फोटो बायोग्राफी भी लिखी है, जिसका उद्घाटन, जिसका विमोचन अमिताभ बच्चन जी ने, मुकेश अंबानी ने, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, ये सब ने मिलकर किया है। और वाइस प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने भी दिल्ली में ये उड़ान का विमोचन किया था। ये पुस्तक में प्रफुल्ल भाई पटेल ने अपने सीजे हाउस की जो जमीन है वो उनके पिताजी की थी, और पिताजी की जमीन के अंदर वो जो हक था वो हक से उन्होंने अपना बिल्डिंग बनाया है। इसमें कोई करप्शन नहीं है, कोई हेराफेरी नहीं है। फिर भी जब ईडी की इंक्वायरी हुई तो बाद में उसमें दूध का दूध, पानी का पानी सब क्लियर हो गया है। माने प्रफुल्ल पटेल के तरफ जो उंगली लोगों की लगी, लोगों ने अविश्वास दिखाया कि बीजेपी ने उनके साथ बदला दे दिया है, ऐसा नहीं है। प्रफुल्ल पटेल जी की ये जो सीजे हाउस की प्रॉपर्टी है वो उनके पिता की पैतृक प्रॉपर्टी, जो कहते हैं ना पेरेंटल, वो प्रॉपर्टी थी। तो उसमें कोई हेराफेरी का या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का प्रॉब्लम आता ही नहीं है। किसी ने जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, एडवर्स पोजीशन कर लिया, तो उनको निकालने के लिए उनको कुछ जमीन दे दी, कुछ 2 फ्लोर या 2 फ्लैट दे दिए, तो इससे कोई उनका मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू होता नहीं है। प्रफुल्ल पटेल साहब के ऊपर यही एक बड़ा इल्जाम लगा था, और यही इल्जाम जब शरद पवार साहब से जब वो अलग हो गए तो शरद पवार के लोग, उनके एमएलए, उनके नेता प्रफुल्ल भाई के ऊपर अटैक करने लगे। वो बहुत गलत है। प्रफुल्ल भाई का कैरियर जो है वो बहुत ही है, आपको मालूम नहीं होगा, वो उनके यहाँ गोंदिया भंडारा में 2.5 लाख से स्टूडेंट्स ज्यादा है उनके यहाँ, 2,50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स उनकी गोंदिया भंडारा की कॉलेज स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो भी सरकार के अनुदान के बिना। प्रफुल्ल भाई पटेल का जो सोशल वर्क है वो इतना जबरदस्त है, गढ़चिरौली तक और पूरे विदर्भ में, कि ये लोगों को पता ही नहीं है। ही इज नॉट ओनली ए पॉलिटिकल लीडर, ही इज अ सोशल रिफॉर्मर, सोशल वर्कर, एंड समाज का अपलिफ्टमेंट के लिए वो बहुत बड़ा काम, वो और उनकी पत्नी वर्षा बहन पटेल, वो जबरदस्त काम कर रहे हैं। और अपने बारे में कभी तारीफ नहीं करते, और अपने मुंह से कभी तारीफ नहीं करते। और प्रफुल्ल भाई पटेल की दूसरी किताब भी जब आएगी तो एक बार तो उन्होंने फोटो बायोग्राफी दिखा दी है, यंग एंड हैंडसम प्रफुल्ल पटेल इज प्रोजेक्टेड इन दैट उड़ान बुक with Sharad Pawar, with Narendra Modi, with all the Prime Minister, all the foreign people, everything has been mentioned and photographed is there. You please refer to this Udan book in English. I will send you one copy for the same. That'd be lovely. That'd be really lovely. But एक अभी जो उनकी जो दूसरी बुक जब आएगी ना तो बहुत बड़ा धरतीकंप होगा। क्योंकि
अभी तो उन्होंने मोदी जी के साथ दोस्ती की है, मोदी जी के साथ काम करेंगे, तो मोदी जी जैसे मन की बात करते हैं वैसे अभी प्रफुल्ल भाई पटेल भी अपने दिल की बात लिखेंगे, और जब दिल से हुई निकली बातें होती है ना तो बड़ा इतिहास रच देती है। तो दैट्स व्हाई प्रफुल्ल भाई इज सेइंग दैट मुझ पे कोई एहसान किया नहीं किसी ने, आई हैव वर्कड माई सेल्फ फॉर इट, आई क्वालिफाई फॉर दैट। यस यस, आज प्रफुल्ल भाई पटेल ने, आपने देखना कि शरद पवार साहब ने जितने भी पहले सब फ्रंटल इकट्ठा करने का था, ऑपोजिशन को इकट्ठा करने का था, इसमें पवार साहब के पीछे कौन खड़ा रहता था? सिर्फ प्रफुल्ल पटेल खड़े रहते थे, और पूरा आयोजन, पूरा कंप्लीटली उनके पीछे का कार्य जो करने का था वो प्रफुल्ल पटेल जी करते थे, और वो भी अपने आप को प्रशंसा के माध्यम में लाने का, पब्लिसिटी में लाने का कोई प्रयत्न नहीं करते हुए उन्होंने हमेशा शरद पवार साहब को ही प्रोजेक्ट होने दिया है। ये उनकी महत्ता है। और अब जब उनको लगा कि देश की प्रगति के लिए मुझे आगे जाना है, और उन्होंने अजीत दादा के साथ मिलकर के ये नया आयोजन किया, तो उसमें पवार साहब को उनको आशीर्वाद देना चाहिए, उनकी चिकित्सा और उनकी क्रिटिसिज्म नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गांधी साहब, जो बीजेपी नरेंद्र मोदी साहब जो बोल रहे हैं कि जो गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ था, ना ये गवंडिया गठबंधन सचमुच सनातन धर्म के खिलाफ था? क्या स्टैलिन के वो स्टेटमेंट थे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये टोटल जो हिंदुत्व का एजेंडा था के खिलाफ था, और लोग उसको सेंटिमेंटली बहुत लिए? आप ये स्टेटमेंट में कैसे देखते हो? गवंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ था, हाउ डू यू सी दैट गांधी साहब? आप देखिए, ऐसा है, सनातन धर्म की बात जब निकली कि जब हिंदुओं के मतों का ध्रुवीकरण करने का प्रयत्न शुरू किया, और हिंदुओं के मतों का ध्रुवीकरण कराने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। इवन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी किया, पवार साहब ने भी किया। जब सनातन धर्म, हिंदू धर्म ये नहीं, और हिंदू धर्म की व्याख्या क्या, और हमारा हिंदुत्व की व्याख्या हमारी सच है, ऐसा जब उद्धव ठाकरे भी बोलने लगे, तब देश में अलग अलग लोग जब बोलते थे, तब सनातन धर्म माने जो परंपरा से हिंदू देश की, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, हमारी बैकबोन है, हमारा कल्चर है, और एक ही संस्कृति के माध्यम से ये देश आज तक जुड़ा हुआ है, टिका हुआ है। तब इनके ऊपर जब प्रहार हुआ, तब ये पूरे सब लोग एकत्र होने लगे, और मोदी जी ने, अमित जी ने इनके लिए जो नेतृत्व किया, उसके सामने ये कांग्रेस कल्चर वाले जितने भी लोग हैं, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म के नाम पे जो चिड़े हुए हैं ना, वो बहुत ही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इससे देश का, जिन्होंने हिस्ट्री बदल दिया, औरंगजेब का रोड बना दिया, उनकी औरंगजेब की कब्र के ऊपर जाकर के, वहां मजार के ऊपर जाकर के वहां फूल हार चढ़ाने का, और उद्धव ठाकरे उसके सामने कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। पर जब ऐसे छोटे छोटे बहुत इश्यूज हैं, कभी लंबी बात उनके ऊपर करनी चाहिए। सनातन धर्म क्या है, उनके ऊपर मैं 2 नहीं 10-20 घंटा बोल सकता हूं। क्या बात है और मुझे वो बात नहीं करनी है, क्योंकि मैं पांडुरंग शास्त्री जी स्वाध्याय परिवार का सदस्य हूं, उसका मुझे गौरव है। मैंने तत्वज्ञान विद्यापीठ में फिलोसॉफी का, धर्म का, तत्वज्ञान का भी 2 साल अभ्यास किया हुआ है। पर वो बात जाने दीजिए। आज कलकत्ता में भी जब मैं हिंदू धर्म माने हमारी भारतीय संस्कृति के प्रचार के लिए जब कम्युनिस्ट में, नक्सलाइट में जाके काम करता था, हमारे पांडुरंग शास्त्री जी के डिवाइन ब्रेन ट्रस्ट के माध्यम से, तब भी वहां के युवाओं को मैंने यही समझाया कि अगर देश में परिवर्तन लाना है, विकास लाना है, हमारे परिवार को सुखी करना है, तो हमको हमारे सनातन धर्म की परंपरा को साथ में रखना ही पड़ेगा। और वो कन्विंस भी हुए थे, और हजारों की तादाद में वहां के नक्सलाइट मूवमेंट छोड़ के यंगस्टर्स हमारे स्वाध्याय परिवार में जुड़े थे। जबरदस्त, एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट द ओनली थिंग इज ओवर हियर, जिस प्रकार आज की तारीख में सुप्रिया सुले तकरीबन हर रोज, अभी चुनाव के नतीजे आने के बाद वो जरा चुप है, लेकिन उसके पहले तो हर रोज वो अजीत दादा पवार को अटैक कर रही थी, हर रोज कुछ ना कुछ
दिलीप वलसे पाटिल साहब के बारे में, सुनील तटकरे साहब के बारे में, छगन भुजबल जी के बारे में बोल रही थी। और उनका ये कहना है कि जो एनसीपी काडर हैं, एनसीपी के जितने वोटर हैं, वो आज भी शरद पवार साहब के साथ हैं, ऐसा उनका कहना है। गांधी साहब, देखिए, सुप्रिया सुले जी जो है ना, उनके अंदर बहुत पोटेंशियलिटी है। वो सच्चे अर्थ में शरद पवार की बेटी कहलाने के लिए लायक है, समर्थ है। पर जब विचारों के मतभेद से धीरे धीरे मनभेद होता है, तब सुप्रिया जी का जो ये स्टैंड जो आजकल जो टीवी पे दिखाई दे रहा है, वो मुझे लगता है कि वो अपने दिल से नहीं बोल रही है, पर उनको अपना स्टैंड दिखाने के लिए जैसे आज उद्धव ठाकरे को बोलना पड़ता है, उसी तरह सुप्रिया सुले जी भी उसी तरह अपने स्टेटमेंट डाल के अपनी बातों को सच करने का प्रयत्न कर रही है। वो प्रयत्न कुछ लोगों के दिमाग में नहीं जाने वाला है। और आज पवार साहब के पास एनसीपी में कोई कैडर बेस कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज नहीं है। सारी फौज, सारे ग्रामीण से लेकर शहरों तक सब लोग पवार साहब, अजीत दादा के साथ जुड़ गए हैं। ये आप निश्चिंत रहिए उसके बारे में। और सुप्रिया जी को ऐसे स्टेटमेंट करते करते अपनी इमेज वो बढ़ाती है या कम करती है, वो उनको मालूम। वो बहुत बड़ी नेता है, उनके बारे में मैं क्या बताऊं। गांधी साहब, ओबीसी, आज जिस प्रकार से ओबीसी राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना इलेक्शन से पहले भी और अभी भी जातीय जनगणना पे ही इज फोकसिंग ऑन दैट। महाराष्ट्र में अजीत दादा पवार भी कहा कि जातीय जनगणना होना चाहिए। एंड जिस प्रकार से आज के तारीख में जेपी नड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि मोदी जी पे जो गाली देते हैं, मोदी जी को अगर गाली देते हैं तो आप पूरे ओबीसी समाज को गाली देते हैं। दैट इज व्हाट जेपी नड्डा जी सेड टुडे। नाउ हैज दिस गोइंग टू बी अ कास्केडिंग इफेक्ट दैट मोदी जी and BJP and allies are projecting Modi ji as one of the biggest leaders where the OBC community is concerned, and this is going to, because अगर 85% राहुल गांधी जी का कहना है कि OBC SC ST सब जोड़ेंगे तो 84% ऑफ द टोटल वोटिंग पॉपुलेशन हो जाता है। तो क्या जेपी नड्डा जी, बीजेपी एंड allies are working towards this formula? Because एक तो मोदी जी को गाली देंगे तो OBC समाज को गाली दे रहे हैं, और 22 जनवरी 2024 12:22 पर जब मोदी साहब और बैठेंगे, ग्लोरीफाइड इमेज 500-550 साल के बाद अयोध्या राम मंदिर पुनर्निर्माण ऑन कौन कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी। तो हाउ डू यू सी दिस एंटायर पैकेजिंग? कैसे देखते हो सर आप, गांधी साहब? देखिए, मुझे हमारे हिंदू धर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और मनुस्मृति को हमेशा मिस इंटरप्रिट किया गया है। हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने वर्ण व्यवस्था के प्रति अपना जो भी रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला था वो भी 10% प्रति रखा था। वो 10% में से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 50%, 65% ये तो सब चला गया। और दूसरी बात, जेपी नड्डा जी बहुत बड़े लीडर है, पर उनके ये स्टेटमेंट से मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ था कि नरेंद्र मोदी जैसे एक युग पुरुष को अगर आप ऐसे ओबीसी के लीडर के रूप में अगर चित्रित करते हो तो उनके कद को बहुत आप छोटा कर रहे हो। वो गलत बात है। मैं नड्डा जी के ये स्टेटमेंट के साथ में बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी भी यह स्टेटमेंट से और आरएसएस के लोग भी इस स्टेटमेंट से खुश नहीं है। पॉलिटिक्स में कभी न कभी कोई न कोई प्रकार से स्टेटमेंट करके लोगों का सेंटीमेंट लेने का प्रयत्न चल रहा है, पर वो प्रयत्न से इतने बड़े आज विश्ववंद्य जो व्यक्ति हो गई है नरेंद्र मोदी जी, उनको छोटा नहीं करना चाहिए। ये नड्डा जी ने अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये वर्ण व्यवस्था के कारण जितने पहले विद्रोह हुए और लोगों ने समझा ही नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो शूद्र माने वो डाउनटाउन आदमी नहीं है, वो पूरा नीचा गिरा, और शूद्र माने जो समाज की व्यवस्था और सेवा में लगा हुआ है,
उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आर्किटेक्ट, ये सब शूद्र में आ गए, जो मात्र बुद्धिजीवी नहीं है पर वो समाज की सेवा भी करते हैं। अभी वो बात अलग विषय है, पर आज हमारे देश को अगर जाति वर्ण के, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, ये सब में जो जनगणना शुरू हो जाएगी तो हमारे देश में जैसे भाषावार प्रांत रचना होने के कारण जो वैमनस्य आज पूरे हिंदुस्तान में खड़ा हुआ है, जो नेहरू जी ने एक गिफ्ट में दे दिया भाषावार प्रांत रचना, कि जिनके खिलाफ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और आज वापिस इसी तरह हमारे देश में ये सब सेंसस के अंदर, वस्ती की पॉपुलेशन के अंदर कौन कितनी जाति में है, क्या है, कितना किनका बल है, ये सब बताने का जो प्रयत्न चल रहा है। और उनके हिसाब से अगर जनगणना हुई तो मुझे लगता है कि देश में बहुत बड़ी आंधी आएगी और देश वापस विघटित होगा। अगर देश को संगठित रखना है तो जाति प्रमाण ये सब बातों को छोड़ देनी चाहिए, ऐसा मेरा वैयक्तिक मत है। और मुकेश गांधी साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, जो मोदी जी ने कहा सबसे पहले जब ये बात आई थी कास्ट सेंसस की, कि मेरी समझ में, ऐसा मोदी जी का कथन है, मेरी समझ में हिंदुस्तान में सिर्फ दो कास्ट है, एक रिच कास्ट है और एक पुअर कास्ट है। सही बात है। अमीर लोग हैं और गरीब लोग हैं। मैं गरीब लोगों के साथ खड़ा हूं, तो मुझे ये बताओ गरीब लोग कितने हैं और अमीर लोग कितने हैं, वो सेंसस होना चाहिए साहब, बस। हाँ बस, That's it. आपने मेरे मन की बात कही, मन की बात कही है, सच बात है। यू आर अ विजनरी मैन बॉस। तो सर मेरा ये कहना राजीव है जी, आप विजनरी हैं और आपका विजन तो मैंने आरकेबी शो से पहले से मैं देख रहा हूं कि यू आर अ मैन ऑफ विजन, और ऐसे ही मैन ऑफ विजन को ही आगे जाकर के समाज को जागरूक करना पड़ेगा, नहीं तो देश भटक जाएगा। लेकिन मुकेश गांधी साहब, आप मुझे ये बताइए अभी क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, तकलीफ क्या हो रही है, कहाँ हो रही है? मुझे ये पिछली बार भी थोड़ी सी बात हुई थी इस बात पे, फिर आगे बात नहीं हो पाई। मुझे तकलीफ इस बात की हो रही है, जैसे अभी मराठा आरक्षण की बात चल रही है, ठीक है साहब, हम दे दीजिए मराठा आरक्षण, दे दीजिए, उसमें क्या है, दे दीजिए, सबको दे दीजिए। दांगड़ आरक्षण की बात चल रही है, माली आरक्षण की बात चल रही है, महादेव कोली की आरक्षण की बात चल रही है, लिंगायत आरक्षण की बात चल रही है। मेरा ये कहना है सर, अरे आरक्षण अगर तुम्हें मिल गया तो क्या मिलेगा? कौन सी नौकरियां पड़ी हैं तुम्हारे लिए? अरे ये तो बताओ। जो मोदी जी ने कहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, यू शुड बिकम अ जॉब क्रिएटर। यस, यू शुड नॉट गो लुकिंग फॉर जॉब्स। वी नीड एंटरप्रेन्योर्स, वी डोंट नीड मोर एम्प्लॉइज। व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर? 1947 से लेकर आज 76 साल हो गए हैं। वी आर इन द 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी आर स्टिल लुकिंग एट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। ये क्या हो गया हमको मुकेश गांधी साहब, ये तो बताएं, हिंदुस्तान को क्या हो गया? आपके नहीं, हिंदुस्तान में एक उधई लग गई है, एक खोटी बात, एक बहुत गलत बात लोगों के। देखो राजकारणियों का क्या है, पॉलिटिशियनों का, वो खुद जब जॉब नहीं दे सकते हैं, जॉब क्रिएट करने के लिए इंडस्ट्री, व्यवसाय बढ़ा नहीं सकते हैं, और करप्शन में जब डूब जाते हैं ना, तब यही पॉलिटिशियन लोग रिजर्वेशन का इश्यू उठा लेते हैं और रिजर्वेशन का इश्यू लेकर के युवाओं को भड़काते हैं कि रिजर्वेशन हो जाएगा तो तुमको नौकरी मिलेगी। अरे सरकारी नौकरियां भी बहुत कम है सर, बची नहीं है। देयर इज नन। आज मोदी जी ने जो प्रयत्न किया है कि एम्प्लॉयमेंट कहां से, स्किल से कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए करके जो उन्होंने काम किया है, उसके अंदर लोगों को जुड़ना चाहिए। पर ये पॉलिटिशियनों की एक बहुत गंदी राजनीति है कि रिजर्वेशन के नाम पे युवाओं को भड़काते हैं, उनको शहीद बना देते हैं, उनको तकलीफ में डालते हैं, बड़े बड़े मोर्चे, बड़े बड़े सरघस निकालते हैं। और रिजर्व आपने गुजरात में देखा पटेलों का कितना बड़ा ये चला, आपने वहां देखा अपना जाट लोगों का कितना बड़ा ये हुआ। ये सब करते करते बाद में सब साइलेंट हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर इलेक्शन आ जाता है और लोग वापस बिखर जाते हैं और जूनी बात, पुरानी बात भूल जाते हैं। ये ओबीसी, मराठा आरक्षण, ये सब नहीं होना चाहिए। फिर कल ब्राह्मण लोग बोलेंगे हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ, कल वैश्य लोग बोलेंगे, हमारा बनिया लोग बोलेंगे हमारा रिजर्वेशन बढ़ाओ। ये क्या लगाया है? और बाकी ठाकुर बोलेंगे ठाकुर रिजर्वेशन अलग होना चाहिए। हाँ, सब अलग अलग चल शुरू हो जाएंगे। नायर, नंबियार और उसमें आगे जाके
अरे उसमें आगे जाके 50% महिला है, वो बोलेगी हमारा रिजर्वेशन अलग बनाओ, हमको जी, खाली लेकिन गांधी 33% दिया वो नहीं चलेगा, गांधी हमको साहब- भी महिलाओं को भी आरक्षण की जॉब दो। गांधी आज साहब, उनके यहाँ लिए पर- क्या प्रोविजन है? गांधी साहब, छोटी सी बात मैं आपके सामने करता हूं। मुकेश गांधी साहब, हाँ, दिस इज माय please. लास्ट क्वेश्चन टू यू। हाँ, द please, यूनाइटेड please. स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल हाँ। कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है सर? यस, How did it become such a powerful country? It became such a powerful country, especially during the 19th century and early 20th century, because there was a great spirit of enterprise, of adventure. yeah, वहां पर Yeah. हर कोई शख्स, what is the American dream? The American dream is anybody can go to America and become a multi-billionaire. That's it. You Yeah. can succeed in America. It allows you Yeah. to succeed. yes, America does not give you reservations. They have created reservations which are huge territories for the indigenous population, which otherwise are called Red Indians, etc. But that is not reservation as we understand it. Now, yeah, सर, हर गराज में, हर छोटे छोटे गराज में there were workshops, there were laboratories, there were so many other things. At one time, if you remember, out of all the Nobel prizes in science which were available, 99% used to go to Americans. अब आपसे मैं ये जानना चाहता हूं साहब, वो स्पिरिट जो है वो भारत में क्यों नहीं आ सकती? भारत में भी वही स्पिरिट चाहिए ना कि आप अपने घर में काम करिए, अपना धंधा शुरू कीजिए, अपना व्यवसाय शुरू कीजिए। एंड आई एग्री विद मिस्टर मोदी। व्हाट डिड मिस्टर मोदी से? अरे यार, पकौड़े तल लो, कुछ भी करो, सिर्फ ये नहीं है कि हर एक कोई पकौड़े तले, वो दैट्स अ सिंबॉलिक थिंग। अरे कुछ अपने घर का व्यवसाय शुरू करो। डोंट यू एग्री मिस्टर गांधी? सही बात है, आई फुल्ली एग्री विद दिस। और देखिए मोदी जी का जो अभी जो प्रयत्न जो चल रहा है, जिस तरह से वो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि अमेरिका से भी आगे बढ़कर के हिंदुस्तान में ये सब जो नोशंस है, जो डॉगमेटिक आउटलुक है, वो पूरे सारे पूर्वाग्रह निकल जाएंगे। और निकालने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और हमारे जैसे जो बुद्धि वर्ग जो है, बुद्धिशाली वर्ग है, इनको भी जबरदस्त रूप में ग्रास रूट पे जाके प्रचार करना चाहिए कि रिजर्वेशन के लिए मत लड़ो, धर्म के नाम पे मत लड़ो, जातियों के नाम पे मत लड़ो, नौकरी के लिए झूठे आश्वासनों से मत लड़ो, पर जो करना है वो वन नेशन वन कल्चर, इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करो। ये जब हम करेंगे ना, तो हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी महासत्ता बन जाएगी, ये मेरा विश्वास है। और मैं आपके स्टेटमेंट के साथ आई होप 100% आप देखना, ऐसा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से एक विचारों में परिवर्तन किया है, जिस तरह से पहले क्या हो गया, अंग्रेजों ने आकर के हमारे देश पे पहले उन्होंने हमारी आजादी छीन ली, इतना नहीं किया, पर उन्होंने हमारा पहले वेश परिवर्तन किया, कुर्ते पायजामे से हम लोग पैंट शर्ट में आ गए, फिर हमारा विचार परिवर्तन किया, फिर हमारा वृत्ति परिवर्तन किया। आज मोदी जी ने इसी तरह से आज विचार और वृत्ति के अंदर परिवर्तन लाने का जो महायज्ञ वो कर रहे हैं ना, उनमें वो सक्सेस हो जाएंगे और हमारे देश को उससे बहुत बड़ी उन्नति आने वाले सालों में मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। और ये जो 5 साल 24 के इलेक्शन में, मेरा तो ऐसा, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, पर मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है कि वो 350 से भी ज्यादा सीट लेकर के आएंगे लोकसभा में। और हमारे देश में जो परिवर्तन की प्रक्रिया है, उनको और जोर से आगे बढ़ा करके देश को उन्नति के पथ पर वो ले जाएंगे। और मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि बात बात में विश्वास बदल जाता है और रात ही रात में इतिहास बदल जाता है। अरे प्रयत्न से घबरा तू युवा, ये धरा की क्या कहे, आकाश बदल जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह, जबरदस्त, जबरदस्त। मुकेश गांधी साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, रियली एंड ट्रूली वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू, नमस्कार सर। थैंक यू, नमस्कार सर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय हिंद, जय भवानी, जय शिवाजी। थैंक यू वेरी मच सर, हर हर महादेव। थैंक यू सर, हर हर महादेव।
Right, that's just about it for Fantastic. tonight's show. Mr. Yogesh Chile has not been able to join us for some reason or the other. Perhaps we were late, or maybe he's late, I don't know. But he's not been able to join us. So that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और आज I think we should take some comments. Some today. Let's take a look. Let's take a look. जी. जरा दिखाएं कुछ responses आए आपके. In the meantime, please do subscribe to the channel and send in your comments, please. जरा दिखाएं, please. प्रफुल्ल भुजबल accuse शरद पवार. बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. ये कहते हैं राणा राजपूत. बिल्कुल सही. ये डॉक्टर सीमा मलिक के लिए शायद. जी. गुड एथराटे. What does that mean? Good irade, I think. That must be it. Sheba Leon, 5439. Thank you very much. Can we move on, please? Well said, Seema ma'am. Lalita Seni, 8712. Again, Dr. Seema Malik. She gets a lot of response. Can we move forward, or are we going to be stuck right here? And this is Mr. Ali Darwala. Better late than never. What about UCC? UCC meaning thereby Uniform Civil Code, I think. Sri Ranga 1000. That's what he says. Well, the BJP promised a Uniform Civil Code and some work is being done on it. Pradeep Pandey sahab likhte hain, sab jhoot election gimmick. It is laughable. You can fool some people some of the time, but you can't fool everyone all the time. Pradeep Pandey sahab, but this was obviously written much before the BJP won all 3 states and performed really well in Telangana as well. A much needed reform. This is Croacres of Wasipur. Wasipur. Instead of gangs of Wasipur, Croacres of Wasipur. All right. Croaker की होता है जी. कोई Croaker क्या होता है? VJ Sarma. Why CAA and NRC are not implemented even after such a delay? I would love to know myself. I really would love to know myself. Congress says exit poll suspect. That's what Asif Faruqi Saab has said. This is Himanshu Saab लिख रहे हैं 55. इसको कहते हैं झूठा चाटू पत्रिका. चाटो झूठे तुम आ गया स्वाद. कितने पैसे मिले चाइना और जॉर्ज सोरोस से? यार एक भी नहीं मिला. अब भी जलेगा इनका प्रोपेगेंडा. पहले 2008 CCP के साथ साइन डॉक्यूमेंट जो कांग्रेस ने किया था लेकर आओ. कन्हैया लाल के सर से जुदा सबको याद है. हम ब्रिटिशर्स और मुगलों को नहीं भूलते तो कांग्रेस क्या है जी. राइट. वंडरफुल. He's taken pain to write. Yes, that is a wonderful compliment for all of us. Yes. Thank you so much. And other people accuse us of being pro BJP. DK Kalra साहब लिखते हैं 1122. Congratulations. This is for Mr. Ganesh Hake. Can we move on, please? Vijendra Sri Ramoju. Even Chhattisgarh votes for BJP and he finds that funny. I wonder why he finds that funny. Right, that's just about it. That is just about it as far as tonight's show is concerned. Please do keep watching Nation Now from both Pradeep ji and myself. That's all we've got for you for tonight. आप सब लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.